बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं। सवाल आप सभी से कि क्या किसी भी डिफेंस पर्सन की इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो अपने प्रधानमंत्री की तुलना डॉग से करे? लेकिन बात जब पाकिस्तान की हो तो फिर कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर अपने पीएम को डॉग कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर पीएम की कुर्सी पर कोई डॉग भी बैठे तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। यानी मुनीर इनडायरेक्ट तरीके से ये संदेश दे रहे हैं कि पाकिस्तान की सत्ता किसी के भी पास हो, उसका पट्टा आर्मी के हाथ में ही रहता है। जरा सोचिए, शहबाज शरीफ की इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि पहले अमेरिका ने पीएम यानी उन्हें बुलाने की जगह पर मुनीर को पाकिस्तान का बॉस माना और अब मुनीर शहबाज को डॉग करार दे रहे हैं। आसिम मुनीर के इस बयान के कई मायने निकलते हैं। पहला ये कि पाकिस्तान का पीएम उस डॉग की तरह है जिसका पट्टा हमेशा मालिक के हाथ में होता है, यानी मुनीर पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम का पट्टा उनके हाथ में है। हैरत की बात तो ये है कि इतना सुनने के बाद भी ना तो पाकिस्तान पीएम को शर्म आई, न पाकिस्तानी जनता को। वहाँ की मीडिया तो हंसती नजर आई, जैसे सबको पता हो कि हाँ, पीएम शहबाज मुनीर के लिए डॉग ही तो है। एक आर्मी मैन का एटीट्यूड ही उसके स्टाइल और तेवर को बयां करता है, और यही तेवर किसी जंग में हार जीत का फैसला भी करते हैं। लेकिन बात जब फील्ड मार्शल मुनीर की हो तो तेवर में चापलूसी का फ्लेवर कूट कूट कर भरा हुआ दिखता है। अब तो चापलूसी के चक्कर में आसिम मुनीर ने ट्रंप से मिलने के बाद उनके लिए नोबेल पुरस्कार की मांग तक कर डाली है। लेकिन मुनीर की ये चापलूसी क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। क्या मुनीर ट्रंप की चापलूसी कर पाकिस्तान पर कब्जा चाहते हैं? क्या ट्रंप ने बदले में मुनीर को पाकिस्तानी सत्ता सौंपने का वादा किया है? क्योंकि मुनीर की चापलूसी से तो ऐसा ही लगता है जैसे खुदा ने उन्हें सिर्फ ट्रंप की पीठ थपथपाने के लिए ही धरती पर उतारा हो। मुनीर का कहना है कि ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टाल दिया, इसीलिए ट्रंप को शांति का नोबेल मिलना चाहिए। अब जरा सीन पर गौर कीजिए। ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, अंदर क्या हुआ अंदाजा लगाइए। मुनीर शायद ट्रंप के हाथों में रेशमी रुमाल रख रहे थे और कह रहे थे, सर आपने हमें बचा लिया, अब तो नोबेल आपका बनता है। सवाल ये नहीं कि ट्रंप नोबेल के लायक हैं या नहीं, सवाल ये है कि मुनीर को इस चाटुकारिता की कौन सी ट्रॉफी दी जाए। ट्रंप के एक बयान ने सुलगते मिडिल ईस्ट के समीकरणों को बदल कर रख दिया है। अगर ट्रंप का ये दावा सही है तो ईरान और चीन दोनों को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान ईरान को बहुत अच्छी तरह से जानता है और मुनीर ने ट्रंप से जंग में साथ देने पर सहमति जताई है। इसके बाद कई सवाल पैदा होते हैं। क्या पाकिस्तान जंग में अमेरिका के साथ सीधे ईरान के खिलाफ उतरेगा? क्या ईरान पर हमले के लिए अमेरिका पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल करेगा? तीसरा अहम सवाल कि क्या पाकिस्तानी एसेट और एयर स्पेस से अमेरिका ईरान पर कहर बर पाएगा? क्योंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान से तो ऐसा ही लगता है। ईरान के लिए पाकिस्तान की जरूरत अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर भी गेम चेंजर है, क्योंकि पाकिस्तान ईरान सीमा लगभग 909 किलोमीटर लंबी है। तेहरान पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 1400 से 1500 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को मिसाइलों या फाइटर जेट्स से कुछ ही मिनटों में तय किया जा सकता है। यानी पाकिस्तानी सपोर्ट मिला तो अमेरिका ईरान को 3 फ्रंट पर उलझा देगा। ईरान को पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में गुल्फ और पूर्व में पाकिस्तान से खतरा हो जाएगा। 3 तरफा मोर्चा ईरान की उसकी सैन्य तैयारी को तोड़ सकता है। वहीं अमेरिका के लिए भी पाकिस्तानी एसेट और एयर स्पेस गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि अमेरिका को सीधे पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचने का शॉर्टकट एयर रूट मिल जाएगा। अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर को सऊदी या कतर की जगह पाकिस्तान से कम ईंधन और कम समय में स्ट्राइक करने का मौका मिलेगा। यानी पाकिस्तान अगर अमेरिका को अपनी एयर स्पेस दे देता है और ईरान के खिलाफ खुला स्टैंड लेता है तो ये युद्ध का डायरेक्शन और स्पीड दोनों बदल सकता है। लेकिन मुनीर एंड कंपनी चीन के टुकड़ों पर भी पलती रही है। अगर ऐसा किया तो पाकिस्तान को जिनपिंग और पुतिन का कहर झेलना पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मानी जाती है और इसकी शुरुआत अगले महीने से होने वाली है। इस बीच यूपी सरकार के मंत्रियों ने कांवड़ रूट पर ढाबा मालिकों को चेतावनी दी है। ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि शिव भक्तों को यात्रा मार्ग में कोई परेशानी ना हो, उनकी आस्था से कोई खिलवाड़ ना कर सके। और इसी का हवाला देते हुए यात्रा से ठीक 20 दिन पहले योगी सरकार के मंत्री ढाबा मालिकों के लिए गाइडलाइन जारी कर चुके हैं। ढाबा चलाने वाले सही नेम प्लेट लगाएं, नॉनवेज की दुकान यात्रा रूट पर ना हो, होटलों में नाम छिपाने की कोशिश ना हो, देवी देवता के नाम का सही से इस्तेमाल करें और कांवड़ यात्रियों की आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सीएम योगी के आदेश के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है। कांवड़िये को किसी तरह से परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कांवड़ियों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसलिए अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं,
अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखे, जो वेज हैं वो लिखे, जो नॉन वेज वो लिखे। नॉन वेज तो चलते ही नहीं है कार्ड के बीच में, लेकिन हमेशा के लिए उनको निर्देशित किया गया है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम न रखे। यानी उत्तर प्रदेश में फिर से दुकानों और होटलों पर नेम प्लेट का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए खुद योगी सरकार के मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल को जिसने हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, उनके नाम अब सामने आ चुके हैं। पुलिस ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है, उसके बाद समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे दंगे के जो केसेस होते हैं वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करते, उड़ जाते हैं। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट दंगों के केसेस भी कोर्ट से रिहा हो रहे हैं जो भी आरोपी है। और करीब 6 महीने पहले हुई हिंसा की वो तस्वीर है जिसने पूरे देश को हिला दिया। विवादित मस्जिद के नाम पर संभल में सुनियोजित तरीके से हिंसा की आग भड़काई गई, जिसके पीछे किसके हाथ है वो कोर्ट में दाखिल पुलिस की चार्जशीट से साफ हो चुका है। उसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल, इसके साथ 22 आरोपियों का नाम भी इसमें शामिल है। सभी पर कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने, साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने का और हिंसा भड़काने और आगजनी करने के आरोप हैं। हमने सबसे महत्वपूर्ण 335/24 जो उस दिन हुई हिंसा की कंस्पिरेसी के बारे में लिखी गई थी, उस अभियोग में कल जियाउर रहमान बर्क जो कि यहाँ के सांसद हैं, उनको चार्जशीट किया गया है। जिसके बाद एसीपी सांसद बर्क की मुश्किलें और बढ़ती हैं, क्योंकि अब उन पर भी मुकदमा चलेगा। वहीं इस खुलासे के बाद एक बार फिर संभल हिंसा के घाव ताजा हो चुके हैं। अब इंतजार कोर्ट के फैसले का है, जिसके बाद दंगे के असली विलेन से पर्दा उठ जाएगा और जिसने संभल को दंगे की आग में झुलसाने की कोशिश की, उसे कड़ी सजा मिलेगी। सरकारी स्कूलों में होने वाली पढ़ाई हमेशा से ही सवालों के घेरे में रहती है। समय पर शिक्षक पहुंचे, बच्चों की पढ़ाई का स्तर उठाएं, प्रयास होते हैं, लेकिन हकीकत बदलने का नाम नहीं ले रही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का इसी सच से आज सामना हो गया। जब वो पहुंचे कुल्लू के बागा सराहंड स्थित एक सरकारी स्कूल, आए तो थे वो औचक निरीक्षण करने कि जान सकें अपनी सरकार में प्रदेश में पढ़ाई का क्या हाल है। लेकिन वहां पहुंचने पर वो भौचक्के रह गए। बच्चों से पूछे गए सवाल पर जो जवाब आया वो झुंझला उठे। देश के राष्ट्रपति कौन है? कौन है सबसे? कौन है? नरेंद्र मोदी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अगला सवाल किया, देश की राजधानी कौन सी क्या है? देश की राजधानी शिमला। ये हाल 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों का था, जिन्हें इतने सामान्य से सामान्य ज्ञान की जानकारी नहीं है। वो तो भला हो प्राइमरी क्लास के बच्चों का, जिन्होंने अपने सीनियर्स की तुलना में ऐसे सवालों के सही जवाब दिए। कौन है राष्ट्रपति? देश की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। सीएम सुक्खू ने इसके बाद प्रिंसिपल की क्लास लगा दी। 10th के बच्चों को देश की राजधानी का नहीं पता, देश की राष्ट्रपति का नहीं पता। ये क्वालिटी एजुकेशन थोड़ी दे रही, इसी में तो सुधार करना है, तो आपकी भी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ भूमाफिया ही नहीं बल्कि थानेदार भी अतिक्रमण करने वालों की लिस्ट में अब शामिल हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाने के बाहर होने वाले अतिक्रमण पर सख्ती बरती है और अधिकारियों को फौरन इस अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद थानेदारों के हाथ पांव फूल गए और थानों के बाहर जब्त वाहनों को हटाने के लिए मिशन मोड में जुट गए। जानकारी है कि सीएम योगी सड़क मार्ग से गोरखपुर जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक थाने पर पड़ी जिसके बाहर जब्त वाहनों का जमावड़ा लगा था। इसे देख सीएम योगी नाराज हो गए। सीएम योगी ने कहा, थानों के बाहर अतिक्रमण किसी हाल में ना हो, जब्त वाहनों को जल्द से जल्द हटा लिया जाए। जब्त वाहन सिर्फ सुरक्षित जगहों पर रखें, इधर उधर ना लगाएं। साथ ही उन्होंने कहा, किसी भी पुलिस वाले को अतिक्रमण का हक नहीं है। सीएम योगी के आदेश के बाद गोरखपुर से लखनऊ तक पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, लेकिन कुछ थानेदारों को अवैध अतिक्रमण की जैसे आदत सी हो गई है। लखनऊ के भी थाने के बाहर अयोध्या रोड पर, जो कि काफी व्यस्तम रोड है, वहां पर भी देखिए तो माल मुकदमाती में अवैध जब्त गाड़ियां सड़क पर ही पार्किंग की गई है। यही हाल आपको बता दें तो लखनऊ के कई थानों का है। सड़कों पर ही बेतरतीब तरीके से गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं और यही नहीं, एसएचओ की गाड़ी देखिए तो बीच रोड पर खड़ी है। यूपी में मसलन हर थानों की तस्वीर एक जैसी है, लेकिन सीएम योगी के आदेश के बाद अब पुलिस भी अतिक्रमण हटाने की तैयारी में जुट गई है।
राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी तक जो सामने नहीं आया था वो भी अब सच सामने आ चुका है। संजय वर्मा नाम का जो शख्स कहानी में दाखिल हुआ था, अब उसका असली चेहरा सामने आ गया है। दरअसल संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाहा है और इस बात का सनसनीखेज खुलासा शिलांग पुलिस की पूछताछ में हुआ है। दरअसल सोनम कितनी शातिर है, आप इसका अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि वो हर काम बहुत ही प्लानिंग के साथ कर रही थी। सोनम ने ही राज का नाम संजय नाम से सेव कर रखा था। पुलिस ने कुछ ही वक्त में संजय नाम के इस शख्स के पर्दा उठा दिया। संजय वर्मा कोई और नहीं बल्कि सोनम का आशिक राज कुशवाहा ही है। राज के साथ मिलकर ही सोनम ने अपने पति को रास्ते से हटाने की साजिश को अंजाम दिया था। करीब 100 से ज्यादा बार संजय वर्मा यानी राज को किया कॉल। पुलिस भी हर एंगल से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। इसके लिए शिलांग पुलिस ने इंदौर में डेरा डाला हुआ है और वो सोनम के घर पहुंची। पुलिस के 3 अधिकारियों ने सोनम की मां और भाई गोविंद से बंद कमरे में पूछताछ की और कई सवाल किए। राजा मर्डर केस में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच राजा के भाई ने विपिन ने बड़ी मांग करते हुए ने कहा कि उनकी भाई की हत्या में जो आरोपी शामिल हैं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए। वो जेल में कुछ दिन, साल 2 साल रहेंगे अंदर और फिर इनको पेरोल पे देना छोटी कर देंगे, तो ऐसे तो अपने आरोपियों जो है उनको हौसला बुलंद हो जाएगा। तो मेरा मानना ये है तो इनको इतना ना करते हुए सभी एनकाउंटर कर देना चाहिए। सोनम और राज जैसा ही मामला राजस्थान के अलवर से भी सामने आया है, जहां ये सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर प्रेम और अवैध संबंधों के चलते कैसे अपने ही हाथों से रिश्तों का कत्ल हो रहा है। पुलिस स्टेशन में सीधी सादी से दिख रही इस महिला की सूरत पर बिल्कुल न जाए। इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति वीरू को मौत के घाट उतार दिया। काशी नाम के शख्स से प्रेम में ये अंधी हो चुकी थी। अपने ही घर में इस हत्या को इसने अंजाम दिया और बाकायदा इसके लिए उसने सुपारी तक दी थी। पत्नी ने प्लानिंग बनाई, अपने प्रेमी और 4 अन्य व्यक्तियों को 2 लाख की सुपारी देके और बुला लिया। पत्नी ने स्वयं ने मकान का गेट खोला। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस महिला के 4 बच्चे भी हैं, लेकिन उसकी ममता न जाने कहां मर गई, जो उसने बच्चों के सामने ही अपने ही हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया। अनीता ने क्या इतना भी नहीं सोचा कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद ना तो उसे प्रेमी ही मिलने वाला है और न ही वो आजादी जिसके लिए उसने इस खतरनाक घटना को अंजाम दिया। आज वो खुद सलाखों के पीछे है और अपने पीछे छोड़ गई है अपने बच्चों को बेबस और अनाथ। भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स के बीच अब एक नई जंग छिड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जिनका नाम फिरौती और हत्याओं में लिया जाता था, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि गोल्डी बराड़ का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुलेआम बिश्नोई से नाता तोड़ने की बात कह रहा है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जिनके नाम से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक खौफ फैला रहता है, अब आमने सामने हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने एक वायरल ऑडियो में दावा किया कि श्रीगंगानगर में एक कारोबारी पर हुए हमले के पीछे उसका और रोहित गोदारा का हाथ है और इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है। तो जो गंगानगर में 1-2 दिन पहले आशीष गुप्ता जो है, ये जो कारोबारी है और ये जो अपना ये लैंड माफिया चला रखे है, इसने इस पे जो हमला हुआ है वो मैंने और रोहित गोदारा भाई ने करवाया है। इससे पहले लॉरेंस के भाई अनमोल ने इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन अब गोल्डी बराड़ के ऑडियो मैसेज से साफ हो गया है कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं बनती और ये लॉरेंस गैंग से अलग काम कर रहा है। पता नहीं इन्होंने क्यों डाली है पोस्ट, क्यों नहीं, वो इनको पता होगा, पर हमारी अनमोल बिश्नोई से अब बनती नहीं है। ये चीज सारे भाइयों को हमने क्लियर करी हुई है। अब लॉरेंस और अनमोल दोनों भाइयों का साथ छोड़कर गोल्डी अलग हो गया है। मतलब अब दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू, जिससे गैंगस्टर वर्ल्ड में नया तूफान उठ चुका है। और अगर गोलियां चली तो खून सिर्फ गली में नहीं, सिस्टम में भी बहेगा। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद अब मिट्टी में मिल चुका है। उसकी पत्नी शाइस्ता प्रयागराज शूटआउट के बाद से फरार चल रही है और नैनी जेल में बंद उसका बेटा अली सलाखों के पीछे से बड़े खेल की तैयारी में था। आज इसका खुलासा हुआ है। ये खुलासा तब हुआ जब नैनी जेल के डीआईजी ने खुद अली की बैरक में छापेमारी की। इस दौरान कई ऐसे हैरान करने वाली चीजें मिली जिसे देख डीआईजी भी सन्न रह गए। दावा किया गया कि अली अहमद की बैरक से भारी मात्रा में कैश बरामद हुए हैं। बैरक में कई प्रतिबंधित सामान भी मिले जिसकी जांच की जा रही है। साथ ही अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप है, जिसके बाद डिप्टी जेलर और एक वार्डर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल अतीक का बेटा अली अहमद हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। उस पर 24 घंटे निगरानी रहती है। बावजूद इसके बैरक के अंदर कैश और कई सामान मिलने से डीआईजी भी हैरान है।
अतीक अहमद का बेटा अली कई सालों से नैनी जेल में बंद है। उससे मिलने कोई नहीं आता। कभी कभी उसके वकील उससे मुलाकात करने आते हैं। ऐसे में उसके पास कैश आया तो कहां से आया? अब इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाला बुलडोजर मॉडल अब कई राज्यों में अतिक्रमण के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो पीले पंजे का प्रहार जारी है ही, अब तो उत्तराखंड और झारखंड में भी बुलडोजर की धमक सुनाई दे रही है। कहीं अवैध मदरसे तोड़े जा रहे हैं तो कहीं भूमाफिया के प्लॉटिंग वाले धंधे पर बुलडोजर वाली चोट हो रही है। यानी यूपी टू उत्तराखंड एक जैसा मंजर है। 4 राज्य 5 शहर, लेकिन तस्वीर एक जैसी, अंजाम एक जैसा, पीले पंजे का प्रहार एक जैसा। यूपी में श्रावस्ती और बाराबंकी में बुलडोजर गरजा, तो उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर और हरियाणा के झुंझुनू में भी पीले पंजे की धमक सुनाई दी, तो झारखंड के रामगढ़ में भी बुलडोजर दहाड़ता नजर आया। लेकिन हर वार के पीछे सिर्फ एक मकसद, अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिलाना। पहली तस्वीर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला तो मदरसे की एक एक ईंट उखाड़ फेंकी। बुलडोजर को ज्यादा वक्त नहीं लगा जब सालों से चल रहे अवैध मदरसे का मौके से नामोनिशान मिट गया। ठीक इसी तरह बाराबंकी में 22 बीघा जमीन पर चल रही अवैध प्लाटिंग की नींव को बुलडोजर ने उखाड़ फेंका। यूपी के स्टाइल झारखंड में भी कॉपी होती नजर आई, जब रामगढ़ के कुजू में बुलडोजर की धमक ने अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ा दी और चंद पलों में ही इलाका अतिक्रमण मुक्त नजर आया। 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इजरायल और ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तो अमेरिका की संभावित एंट्री से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खतरे की घंटी बजने लगी है। दावा है कि अमेरिका का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप गुस्से में है और ईरान पर हमले की बड़ी प्लानिंग कर चुके हैं। ईरान पर हमला कब होगा, कैसे होगा, फिलहाल तो ट्रंप कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। बात पर वो माइक पकड़कर बोलने आ जाते हैं, लेकिन इस पर कोई बात वो नहीं कह रहे हैं। ये जरूर कह रहे हैं कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यानी ट्रंप का इशारा एक और बड़े युद्ध की आहट है। ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं, आगे देखेंगे क्या होने वाला है। खतरा ईरान पर मंडराने लगा है, क्योंकि ट्रंप फुल ऑन एक्शन मोड में आ चुके हैं। अभी तक इजराइल की तरफ से हो रहे हमले तो सिर्फ ट्रेलर है। अमेरिका की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री से ईरान को भारी नुकसान हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। इस हफ्ते के अंत में ईरान पर हमला हो सकता है। हमले की प्लानिंग में अमेरिकी अधिकारी जुट चुके हैं और अमेरिकी सेना के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस बात पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि देश पर हमला करना है या नहीं, और औपचारिक रूप से इजरायल के हवाई अभियान में शामिल होना है या नहीं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घेराबंदी और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले का जवाब सेज्जिल युद्ध से देने की तैयारी है। ईरान अपने सबसे घातक मिसाइल को लॉन्च करने जा रहा है और इसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ इजरायली नहीं बल्कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने भी होंगे। यानी अब ईरान के सुप्रीम लीडर खुलकर अमेरिका से पंगा लेने के मूड में है, सेज्जिल मिसाइलों से हमले की तैयारी में है। यही वो सेज्जिल मिसाइल है जो ईरान का सबसे घातक और सबसे विध्वंसक माना जाता है। इस मिसाइल के टारगेट से बच पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है, जिसका परीक्षण शुरू हो चुका है। इजरायल से जंग के बीच अमेरिका की दखलंदाजी का जवाब ईरान अपने तरीके से देने जा रहा है। अमेरिका के उस चक्रव्यूह को भेदने जा रहा है जिसे मिडिल ईस्ट में लॉक किया गया, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। अरब में यूएस के सैन्य बेस तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई में है। इसके साथ ही अरब में कुल 45 जगहों पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। ऐसे में अब ईरान भी अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करने का बंदोबस्त कर चुका है, जिसके लिए IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सेज्जिल मिसाइलों से हमले की तैयारी की है। ये ईरान की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं और अमेरिका इजरायल के साथ ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खा चुका है। ऐसे में अब खामेनेई के पास सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र निकालने का वक्त आ चुका है, जिसका परीक्षण चल रहा है। अमेरिका की घेराबंदी के बाद ईरान अब अत्याधुनिक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है और इसमें सेज्जिल मिसाइल की ताकत को परखा जा रहा है। ईरान का पावरफुल सेज्जिल मिसाइल सटीक निशाना और रडार से बचने की क्षमता से लैस है। मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, जो इजरायल, सऊदी अरब और दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों को निशाना बना सकती है। करीब 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। स्पीड इसकी है 6100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे ट्रैक करना दुश्मन के लिए काफी मुश्किल है। पावरफुल सेज्जिल रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम है और सबसे खास बात यह है कि सेज्जिल मिसाइल को तुरंत लॉन्च किया जा सकता है।
ईरानी मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले में भारी तबाही मची है। इजरायली शहर तेल अवीव में सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। इजराइल का दिल तेल अवीव आज आग के हवाले है। आसमान में धुआं उठ रहा है और जमीन पर कार पार्किंग कबाड़खाने में बदल चुका है। तेल अवीव का व्यस्त बाजार से लेकर रिहायशी इलाकों तक हर कोना जैसे युद्ध का मैदान बन गया हो। आसमान से बरस रहे ईरानी मिसाइलों के गोले पूरे इलाके को तहस नहस कर चुका है। ईरान की ओर से हुए मिसाइल और ड्रोन हमले ने शहर की शांति को राख में बदल दिया। एक के बाद एक धमाके और फिर हर ओर बस आग की लपटें। नजारा बेहद भयानक है। तेल अवीव अब भी जल रहा है। धुएं की चादर में लिपटा ये शहर इस बात की गवाही दे रहा है, हमले से तबाही सिर्फ दुश्मन देश में ही नहीं बल्कि जब पलटवार होता है तो नजारा कुछ ऐसा होता है। ईरान पर इजराइल ताबड़तोड़ हमला कर रहा है और दूसरे मोर्चे पर भी ईरान को धूल चटा रहा है। इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा साइबर अटैक किया है और न्यूज चैनल्स को ही हैक कर लिया है, जिसके बाद चैनल पर कोई सरकारी प्रोपेगेंडा नहीं चला बल्कि वो दिखाया गया जिससे ईरान की हुकूमत कांप जाती है। चैनल की स्क्रीन पर ईरानी महिलाओं के बाल काटते हुए वीडियो लगे, यानी वही हेयर कट प्रोटेस्ट जो महसा अमीनी की मौत के बाद पूरी दुनिया में वायरल हुआ था। ये वीडियो उस संदेश के साथ चलाए गए जिसमें कहा गया कि ईरान की महिलाओं की आजादी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इजराइल अब ईरान के खिलाफ सिर्फ फिजिकल जंग नहीं लड़ रहा, अब आइडियोलॉजी पर हमला कर रहा, जिससे एक बार ईरान में भारी बवाल हुआ था। ईरान की सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान हैं कि और ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर इजराइल ने इतने सुरक्षित नेटवर्क में सेंध कैसे लगाई। वहीं इसके बाद ईरान में करीब 18 घंटे से पूरी तरह से इंटरनेट बंद कर दिया गया। इस वजह से ईरानी लोगों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क करना बेहद मुश्किल हो गया। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में सिर्फ बम और मिसाइलों से ही हमले नहीं हो रहे बल्कि जुबानी जंग भी जारी है। नेतन्याहू और खामेनेई की ओर से आ रहे बयानों के बीच ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने भी इजराइल को मौत की धमकी दी है। दरअसल ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के प्रवक्ता कर्नल ईमान ताजिक ने ये स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने इजरायली जनता को चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो नरक में जाने के लिए तैयार रहें या फिर इस जमीन को छोड़कर भाग जाएं। इससे पहले नेतन्याहू ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मॉडर्न हिटलर कहा था और उनकी मौत का फरमान जारी किया था। वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से भी नेतन्याहू की मौत से कम पर ये युद्ध रुकने के मूड में नहीं लग रहा और दोनों ही देश एक दूसरे पर पूरी जान लगाकर हमला करने में जुटे हुए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आम नागरिकों को बचाकर हमला करने का दावा हवा हवाई हो चुका है और दोनों ही देश एक दूसरे के नागरिकों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे। देखिए कैसे ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर हमला किया है। इस हमले में इजराइल के बीरशिबा में मौजूद सोरोका अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है जहां अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया है। अंदर की तस्वीर भी इस हमले की भयावहता को दिखा रहा है। अंदर मौजूद मेडिकल उपकरण पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस हमले के बाद नेतन्याहू ने स्टेटमेंट जारी कर कहा, ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। दूसरी ओर ईरान ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है और दावा किया है कि इजराइल दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है। ईरान के नहीं, उसने हॉस्पिटल के बेसमेंट में जंगी तैयारी कर रखी है ताकि हमारे हमले से बचा जा सके, लेकिन अब वो हमसे बचने वाला नहीं है। मॉनसून की दस्तक के साथ ही तबाही का ट्रेलर भी दिखने लगा है। छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल तक चंद ही दिनों में सैलाब से त्राहिमाम मचा हुआ है। शहर से शहर सैलाबी संकट की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ये तस्वीर किसी एक जिले की नहीं, एक राज्य की नहीं, बल्कि 3 राज्यों में जल कहर की झलक दिखा रही है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से लेकर बिहार के बगहा तक और बंगाल के वर्धमान तक सैलाब के कहर का ये सिर्फ ट्रेलर है। अभी मॉनसून ने मुसीबत की शक्ल भी नहीं ली, लेकिन तबाही का आगाज हो गया। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के जसपुर की है। पानी का प्रहार हुआ तो सड़क सैलाब बनकर बह गई। जिस वक्त सड़क टूटी वहां से ट्रक गुजर रहा था जो पल भर में यहाँ पानी में समा गया। अब सिर्फ उसके पहिए नजर आ रहे हैं। कुछ इसी तरह का मंजर बंगाल के वर्धमान जिले में नजर आया जब दामोदर नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने की वजह से कई ट्रक पानी में फंस गए। ये सभी ट्रक बालू खनन में जुटे थे, लेकिन अचानक से सैलाब ने नदी में दस्तक दी और सब पानी पानी हो गया।
बिहार झारखंड से भी आसमानी आफत की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां झमाझम बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली भी नदी की लहरों में समा गई। लगातार बारिश के बाद नदियां इस कदर उफान आई हैं कि रास्ते, पुल पुलियां सब जलमग्न हो गए हैं। पानी की तेज धार में एक ट्रक बह गया, ट्रैक्टर ट्रॉली भी बीच मझधार में फंस गई। झारखंड में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बिगड़ने लगे। नदी नालों में मिट्टी का कटाव शुरू हो चुका है और सड़क किनारे खड़े भारी भरकम वाहन भी इसमें बहते नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के बगहा से भी आई। यहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी है और अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। इसी दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज बहाव में फंस गई और ट्रॉली में सवार कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। बिहार और झारखंड में मानसून की दस्तक के बाद हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट रहने की अपील की है। मौसम की मार से गुजरात भी जूझ रहा है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं, सड़कों पर कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। गांधीनगर की ये तस्वीरें देखिए, जहां बारिश के बाद बुरा हाल है। अंडरपास में पानी भर गया है, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। जरा इस बाइक सवार को देखिए, सोचा था भवसागर पार हो जाएगा, लेकिन फंस गए बेचारे, ठीक उसी तरह जैसे ये सफेद कार पानी में फंसी है। भारी बारिश के कारण अहमदाबाद में कई पेड़ टूटकर गाड़ियों पर गिर गए, जिस कारण गाड़ियां टूट गई है। वहीं कुछ इलाकों में जलभराव भी हो गया है। सैलाबी संकट ने अहमदाबाद के लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है, क्योंकि सड़कें पानी में डूबी हैं और गलियां नाव चलाने के लिए तैयार। कुछ इसी तरह के हालात सूरत सिटी में भी नजर आ रहे हैं। तेज हवाओं के साथ बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। हैरत की बात यह है कि शहर की लाइफलाइन इन सड़कों के डूब जाने के बाद भी लोग पानी में चलते नजर आए, यानी सैलाब में सूरत का हौसला कम नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नीमच में आसमान से आफत बरस रही है। सड़कें जलमग्न हो चुकी है और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लेकिन इस दरिया को डूबकर पार करने वालों की भी कमी नहीं है, यानी खतरा मोल लेकर अपनी जिंदगी खतरे में डालकर लोग काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। अब जरा इस बाइक सवार को ही देख लीजिए। सड़क पर पानी का बहाव काफी तेज है। लोग बड़ी मुश्किल से सड़क पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाइक सवार ने आप देखा ना था, बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद दोनों पानी के तेज बहाव में बहने लगे। कुछ ऐसी ही गलती कार सवार ने भी की, लेकिन बीच मझधार में फंसने के बाद वहां मौजूद लोग फौरन बचाव के लिए पहुंचे और कार सवार की बाल बाल जान बच गई। नीमच में आसमान से आफत बरसी और नतीजा, हर गली हर सड़क दरिया में तब्दील हो गई। कहीं कारें फंसी तो कहीं बाइक पानी के बहाव में बह गई। लोग घंटों तक सड़कों पर फंसे रहे। प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन लोग दहशत में हैं, क्योंकि 24 घंटे की झमाझम बारिश में जब शहर के आसपास का ये हाल हो गया, सुन तो अभी बाकी है। महाराष्ट्र के नासिक में माफ कीजिए, कुदरत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, जिससे गोदावरी नदी उफान पर है और उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, अब मंदिर भी पानी में समाते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें नासिक की हैं। तेज बारिश के बाद नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि किनारे के मंदिर अब पूरी तरह डूब चुके हैं। जो मंदिर हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ से गुलजार रहते थे, अब वहां बाढ़ के पानी ने अपना कब्जा जमा रखा है। यहाँ सिर्फ बहता पानी और उफनती लहरें दिख रही हैं। पानी इतना ऊपर आ गया है कि मंदिर के शिखर तक भीग चुके हैं। कहीं ध्वज लहराते हुए मंदिर पानी में आधे डूबे हैं, तो कहीं शिवलिंग तक जल में विलीन हो गए हैं। डूबे हुए मंदिरों की दीवारें और शिखर अब बस पानी के बीच से झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई घाटों की सीढ़ियां तक गायब हो चुकी हैं। जहां आम दिनों में पत्थर दिखाई देते थे, वहां अब सिर्फ तेज बहाव और गहराई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन और भारी बारिश का अनुमान है, जिसका मतलब है कि गोदावरी का स्तर अभी और बढ़ सकता है। पानी के बढ़ने से उत्तर प्रदेश और झारखंड भी अछूता नहीं है। दोनों जगह बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर दरिया बहता हुआ दिख रहा है। इससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की हैं, जहां बारिश के बाद नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको बस बारिश का ही साम्राज्य देखने को मिलेगा। बारिश के पानी का कब्जा अब सड़कों पर है और अब वहां गाड़ियां नहीं चल रही, बल्कि पानी तेज बहाव से बह रहा है।
झारखंड के सरायकेला में बारिश के बाद कैसे हालात हैं उनका अंदाजा इस वीडियो से ही लगाया जा सकता है। सड़क पर गाड़ियां नहीं बल्कि नाव चलाने की नौबत आ गई है। इन दो शख्स को देखिए कैसे सड़क को छलकर नहीं ट्यूब के सहारे पार कर रहे हैं। अब देखिए कैसे बाइक पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर में बारिश के बाद जलभराव हो गया। अचानक हुई बारिश के बाद एकदम मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन पानी के जमाव की वजह से उनकी परेशानियां भी बढ़ गईं। बारिश ने जिलों की रफ्तार को रोक दिया है। मौसम का ये टशन अगर यूं ही चलता रहा तो चुनौती और भी बड़ी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रहने वाले 6 लोग पड़ोसी देश नेपाल में पिकनिक मनाने गए, जहां अचानक नदी में बाढ़ आ गई और सभी वहां फंस गए। राहत की बात बस ये रही कि पुलिस ने सभी को बचा लिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ बहा कर ले जा सकता है और इसी मझधार के उस पार फंसी हैं 6 जिंदगियां, जो इस आफती मौसम में पिकनिक मनाने के लिए नदी किनारे डेरा डाले हुए थे। अचानक से इस नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और देखते देखते इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसे पार कर पाना नामुमकिन सा हो गया। जानकारी पर नेपाल पुलिस मौके पर पहुंची और रस्सियों के सहारे इन सभी का सकुशल रेस्क्यू किया। इसके बाद सभी लोग लखीमपुर वापस चले गए। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन पिकनिक मनाने गए इन पर्यटकों को सबक जरूर मिल गया।